अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और लेकर आया हूँ आज आपके लिए न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल्स। तो चलें शुरू करते हैं फिर। पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें वो हमें क्या बता रहे हैं, मैं लिख लूँ। ओके, जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक अ लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। यानी लाइट ईयर से क्या मुराद है, अगर आप लाइट को ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास पॉइंट पी है और आप इस पॉइंट से लाइट को चलने दें कब तक? 1 साल तक। 1 साल तक लाइट को चलने देंगे तो जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी दिस इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट ईयर। तो अगर आप लाइट को 1 साल तक चलने दें तो वो कुल कितना फासला तय करेगी मीटर्स में, ये सवाल पूछ रहे हैं वो, कि अगर आप लाइट को चलने देंगे तो 1 साल तक चलने देंगे तो वो कुल कितना फासला तय करेगी। याद रहे ऑर्डिनरी स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी स्पीड है, मिसाल के तौर पर आपकी स्पीड, कछुए की स्पीड, जेट तैयारे की स्पीड, कार की स्पीड। लेकिन अगर वो स्पीड लाइट की है तो हम उसे c से रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रहे c से मुराद क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और उसकी कीमत होती है 3.0 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो लाइट कितना फासला तय करेगी? हम जानते हैं एक फार्मूला 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू वी टी। यहाँ पर s से मुराद क्या है? डिस्टेंस है, v से मुराद वेलोसिटी है या स्पीड है, और t से मुराद टाइम है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ओवर t इज इक्वल्स टू v। v स्टैंड्स फॉर स्पीड। ओके, हम तो बात कर रहे हैं लाइट की, लिहाजा मैं इस फार्मूले को चेंज कर रहा हूँ। s ओवर t मैं लिख रहा हूँ c। ये v की जगह मैंने क्या किया, मैंने सिंपली v की जगह c पुट कर दिया। ओके, नहीं ज़रूरत हमें इसकी, सॉरी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। s इज इक्वल्स टू वी टी ही, s इज इक्वल्स टू सी टी लिख लेते हैं। यहाँ पर v नहीं लिखते, c लिख लेते। तो आपको चूँकि डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू c ना लिखें, c की जगह लिखें 3.0 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई c की कीमत। और टाइम की वैल्यू कैसे लिखेंगे? याद रहे जब भी आप SI यूनिट्स में पुट करते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं, हमेशा SI यूनिट्स ही पुट करते हैं। ठीक है, तो चूँकि टाइम के SI यूनिट सेकंड होते हैं, आपने यहाँ पर 1 साल को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है, हम 1 साल को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 ईयर हम जानते हैं कि बराबर होता है 365 डेज़ के, या एग्जैक्टली तो नहीं, बट हम ये मानते हैं कि ये तकरीबन 365 डेज़ के बराबर है। ओके, 1 साल 365 अगर डेज़ हैं, हम इन्हें 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये दिन कन्वर्ट हो जाएंगे घंटों में, बिकॉज एक डे में 24 आवर्स होते हैं। तो जस्ट 24 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये घंटे आ गए। अगर हम इन्हें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू मिनट्स में, और अगेन अगर हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप कैलकुलेटर सामने रख लीजिए, इन सब को मल्टीप्लाई करें। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, आपका आंसर आना चाहिए 3.1536 एक्सपोनेंट 7 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 साल में कितने सेकेंड्स होते हैं हमने ये मालूम कर लिया। ओके, तो
जाहिर है एक साल के जो सेकंड्स हैं हमने क्यों मालूम किए, उसकी वजह ये कि हमने इसको पुट करना था टी की जगह टी की वैल्यू में, ऐसी है ना, रिप्लेस करना था इसे। तो हम टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.1536 एक्सपोनेंट 7 सेकेंड्स। तो s इज़ इक्वल्स टू, याद रहे पर सेकंड है, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास मीटर आएगा। और यस ऐसे यूनिट्स तो मीटर ही है ना। आप जस्ट 3.0 एक्सपोनेंट 8 को 3.1536 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.5 एक्सपोनेंट 15 मीटर। यानी अगर आप लाइट को एक साल तक चलने दें, अगर आप लाइट को एक साल तक चलने दें तो लाइट कुल कितना फासला तय करेगी? जी हाँ, इतना फासला तय करेगी, यानी 9.5 एक्सपोनेंट 15 मीटर इतना फासला तय कर लेगी। उम्मीद है यहाँ तक पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, दूसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में पार्ट्स हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। उसमें हम सिर्फ ए पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं अभी। और इस सवाल के मुताबिक हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो अभी तो हमने ये सॉल्व किया, अभी तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और इसके मुताबिक 1 ईयर is equals to 365 days, ऐसे ही है ना। अभी तो हमने फाइंड किया 365 डेज इज इक्वल्स टू 1 ईयर। सिंपल, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 24 से, तो डेज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आवर्स में। जब भी आप डेज को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब आप इन आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब आप अगेन इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सेकंड्स। तो आपने ईयर के सेकंड्स बना दिए। सिंपल, इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, आंसर आना चाहिए 3.1536 एक्सपोनेंट 7 सेकेंड्स। तो एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं ये तो हमने देख लिया। एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं ये हमने देखना है। बी पार्ट है इसका, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। तो नैनो सेकेंड से क्या मुराद है? नैनो सेकेंड से मुराद है नैनो एक प्रीफिक्स है। नैनो बराबर होता है एक्सपोनेंट -9 के। नैनो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -9। ओके, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर? ओके, हम जानते हैं अभी हमने यहाँ पर इस चीज़ में हमने क्या किया था कि एक ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं ये फाइंड किया था। 1 ईयर, मैं अगेन लिख रहा हूँ इसको, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 3.1536 एक्सपोनेंट 7 सेकेंड्स। ओके, देखो मैंने इसे नैनो सेकेंड्स में तो ऑलरेडी है मेरे पास, मैंने इसे नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मैं मल्टीप्लाई करता हूँ नैनो को, तो फिर मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा नैनो से। ठीक है, ये रूल है। अगर आप एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे नैनो सेकेंड्स चाहिए था। तो अब नैनो और सेकेंड्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा नैनो सेकेंड्स। ओके, ठीक है, 3.1536 एक्सपोनेंट 7 बन गया नैनो सेकेंड्स। तो फिर ये नीचे वाला नैनो कहाँ गया? मैंने नीचे वाले नैनो की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है एक्सपोनेंट -9। तो मैं सिंपल यहाँ पर
एक्सपोनेंट -9 पुट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3.1536 ये तो आपस में वैसे ही हल हो जाएंगे ना, इनको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको तो वैसे ही हमने लिख लेना है। तो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ आपस में सॉल्व होंगी। एक्सपोनेंट 7, ये -9 ऊपर जाकर +9 हो जाएगा, तो 3.1536 एक्सपोनेंट 9 और 7 कितने होते हैं, 16, 9 and 7 16 नैनो सेकेंड। ये जो नैनो सेकेंड है मैंने सिंपली इसे उतार कर यहाँ पर लिख लिया नैनो सेकेंड्स। तो एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं ये हमने मालूम कर लिया। ओके, अब जो इसका सी पार्ट है बड़ा अजीब सा, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। देखो सिंपल, हम जानते हैं 1 ईयर इज इक्वल्स टू 3.1536 एक्सपोनेंट 7 सेकेंड्स, है ना। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमने एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं ये लिख रहे हैं, है ना। तो ओके 1 ईयर एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं जी, 3.1536 एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड। एक ही बात है ना। ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यूज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 सेकेंड इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई, अगर मैं इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई, बार बार नीचे क्यों चला जाता है ये, अगर मैं इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर से यही आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, है ना। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 1 सेकेंड लगा लिया। उसकी वजह, मुझे 1 सेकेंड ही की तो वैल्यू चाहिए थी, मुझे 1 सेकेंड ही की तो वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, सिंपल। तो मैं यहाँ से इसको ज़रा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि नज़र आता रहे। 1 ईयर डिवाइडेड बाय, क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गया। 3.1536 एक्सपोनेंट 7 इज इक्वल्स टू, इसको मैंने नहीं छेड़ा, ये इक्वल के इस तरफ है, इसी तरफ रहेगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल आप इसको 1 को और इसको 1 डिवाइडेड बाय 3.1536 एक्सपोनेंट 7 करेंगे। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 3.1 एक्सपोनेंट -8 ईयर्स। एक सेकंड में कितने साल होंगे जी, एक सेकंड में साल होंगे 3.1 एक्सपोनेंट -8 ईयर्स। उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट आर measured to be 15.3 centimeter and 12.80 centimeter। ओके, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ छोटा सा काम के एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। तो रेक्टेंगल इस तरह से, रेक्टेंगल जिसके अपोजिट साइड्स बराबर होती है हम उसको रेक्टेंगल कहते हैं, लेकिन जो मेरी ड्राइंग है उसमें अपोजिट साइड्स हरगिज़ बराबर नहीं है, ठीक है। जस्ट ये हाथ का कसूर है। तो ओके, यहाँ पर मेरे पास लेंथ में कर लेता हूँ 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई में कर लेता हूँ 12.80 सेंटीमीटर। ओके, इसका एरिया मैंने फाइंड करना है। इसका एरिया कितना है जी, यही तो मैंने फाइंड करना है। तो याद रहे रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप फार्मूले में पुट कर रहे हों हमेशा ऐसा यूनिट ही पुट किया करें। लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ पर चूँकि आंसर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है, दैट्स वाई हम इसे कन्वर्ट नहीं कर रहे। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही में रहने देंगे, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही में रहने देंगे। ओके, लेंथ हमारे पास आ जाएगी 15.3 सेंटीमीटर और इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है ब्रेथ से, विड्थ से। ब्रेथ और विड्थ एक ही बात है, 12.80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 196.32 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर ऐसे ही है ना। ठीक है, अब अगर आप बुक में देखें तो बुक में जो आंसर है वो है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको याद हो बचपन में आप एक काम किया करते थे, अपना आंसर लेकर अपने टीचर के पास जाते थे और टीचर से कहते थे कि जी मेरा आंसर तो ये आया है लेकिन बुक में नीचे वाला आंसर है, यानी ये वाला आंसर है। तब आपके टीचर ये कहा करते थे या कहा करती थी कि हाँ बेटे दोनों ही आंसर सेम हैं, एक ही बात है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि राउंड ऑफ कितने डिजिट्स पे करना है? तो प्यारे बच्चों देखो, आपके पास जो डेटा है, एक डेटा में दो वैल्यूज़ गिवन थी आपको, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ऐसी है ना। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने देखना यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके कम हैं, यानी ये दो डिजिट्स हैं, इनमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। तो जो कम वाले डिजिट्स होते हैं आपका आंसर भी उतने ही डिजिट्स पे राउंड ऑफ होना चाहिए। चूँकि सबसे कम 3 डिजिट्स हैं लिहाजा आपका ये आंसर 3 डिजिट्स पर राउंड ऑफ होना चाहिए, यानी आपने यहाँ पर 3 डिजिट्स रखने और बाकी ख़त्म कर देना है। तो जाहिर है 196.32 में 196 ही आपका परफेक्ट आंसर होगा, यानी आपने राउंड ऑफ किया 3 डिजिट्स पर। अब जब आप पीछे से बैक साइड से अपने पेपर बुक के चेक करेंगे तो जो आंसर आपका आया है वही आंसर आंसर्स में भी आपकी बैक साइड पे बुक के यही आंसर होगा। इसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि डेटा में जो सबसे छोटी रकम है वो कितने डिजिट्स पर राउंड ऑफ हुई है। जितने डिजिट्स पे वो राउंड ऑफ हुई है उतने ही डिजिट्स पर आपने भी राउंड ऑफ करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ओके, देख लेते हैं। मैं पहले लिख लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया, मैंने लिख लिया। एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम एप्रोप्रिएट प्रिसीजन 2.189 किलोग्राम, 0.089 किलोग्राम, 11.8 किलोग्राम एंड 5.32 किलोग्राम। ओके, उन्होंने कहा जी ऐड करना है इसे, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेते हैं तमाम मैसेज को, यानी मैं ये लिखूंगा कि सम ऑफ मैसेज, सम ऑफ मैसेज। कैसे सम करूंगा जी? मैं सम करूंगा, इनको कलर चेंज कर लेता हूं ताकि ज़रा अट्रैक्टिव हो जाए। 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32। ओके, मैं इन सब को ऐड कर लेता हूँ। तो जब मैं ऐड करूँगा, मैं तो कैलकुलेटर पर कर रहा हूँ, आप भी अपने सामने कैलकुलेटर रखिए ताकि बात आसानी से समझ भी आ जाए और साथ साथ कैलकुलेशन भी एग्जैक्टली करेक्टली चलती रहे, आपको बाद में परेशानी ना हो। तो मैं इसको प्लस कर रहा हूँ 19.398 किलोग्राम। ओके,
ये तो हो गया आंसर, बट अभी थोड़ी देर पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि हमने इसे राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करते हुए क्या देखते हैं, राउंड ऑफ करते हुए देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सबसे छोटे कम डिजिट्स किस डेटा में मौजूद हैं। अब ये जो डेटा हमारे पास है इसमें सबसे कम डिजिट्स जो हमारे पास मौजूद हैं वो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स हैं और इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, लिहाजा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की कुल तादाद 3 है ना। सबसे तमाम डेटा में मौजूद तमाम वैल्यूज़ के सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं, और सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने होंगे उतना ही आपका आंसर भी राउंड ऑफ होना चाहिए। तो सबसे जो कम डिजिट्स हैं वो 3 हैं, यानी इसके अंदर भी 3 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसमें भी 3 है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स पर, तो 19.4, देखो ना 3 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करना था, 1 2 3, यानी इसको कैंसिल करना था। अब जिसको कैंसिल कर रहे होते हैं वो 5 से बड़ा है तो 1 ऐड हो जाएगा, है ना। तो 19.4 किलोग्राम आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा सा टाइम लेगा आपका, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5, मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ फिर वापस आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन मैंने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है एंड इट्स अनसर्टेनिटी। आपने न सिर्फ जी की वैल्यू फाइंड करनी है बल्कि उसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी फाइंड करनी है यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले को आपने यूज़ करना है। इस फार्मूले को यूज़ कर आपने जी की वैल्यू भी निकालनी है और अनसर्टेनिटी भी निकालनी है। जबकि डेटा हमारे पास जो गिवन है उसके मुताबिक द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ 100 सेंटीमीटर। याद रहे इसको हमने कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट्स में। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। मैं इसको बैक कर देता हूँ 1 मीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, तो हमने इसे ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से 20 वाइब्रेशंस। असल में वाइब्रेशन का क्या मतलब है कि अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक गोल चक्कर लगाकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ 1 वाइब्रेशन। जबकि यह है 20 वाइब्रेशन, यानी यहाँ से एक चक्कर नहीं लगा बल्कि 20 चक्कर लगे हैं, और इन 20 चक्करों को मुकम्मल करने में जितना टाइम लगा है वो है 40.2 सेकेंड्स। ये याद रहे जो SI यूनिट्स हैं वो हैं वाइब्रेशन ऑफ 1 वाइब्रेशन। तो टाइम पीरियड याद रहे अगर एक चक्कर मुकम्मल किया है। ये कुछ बातें आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए अपने जहन में ख़ास करके रखनी है कि अगर आप एक चक्कर गोल घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं तो ये कहलाएगा टाइम पीरियड एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। आप इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आपने एक चक्कर नहीं लगाया और यहाँ पर आकर रुक गए, इट इज स्मॉल t, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर आकर रुक गए, स्टिल स्मॉल t। अच्छा, आप आगे चले गए, यहाँ पर आकर रुके तो भी स्मॉल t। यानी एक मुकम्मल चक्कर लगाने के लिए आपके पास कैपिटल T टाइम पीरियड कहलाएगा। 1 कंप्लीट वाइब्रेशन इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। अब आपके पास कैपिटल T अगर आपको चाहिए, अगर से क्या मुराद है, चाहिए ही चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि ये देखो आपने कैपिटल T फाइंड करना है यहाँ पर। कैपिटल T इज इक्वल टू 2π/L/g। तो कैपिटल T कैसे आएगा आपके पास? मैंने अभी तो बताया एक वाइब्रेशन। तो आप जो 40.2 है, 40.2 ये असल में 40.2 सेकेंड्स कितनी वाइब्रेशंस का है? 20 वाइब्रेशंस का। तो एक वाइब्रेशन का कितना टाइम हुआ? तो आप 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक जो है
वाइब्रेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2.01 सेकेंड। ये आपके पास एक टाइम पीरियड आ गया, इसको आपने फार्मूले में पुट करना था। ओके, एक तो हमने कन्वर्ट कर दिया लेंथ को SI यूनिट्स में, दूसरा हमने कैपिटल T की वैल्यू फाइंड कर ली। कैपिटल T आपके पास आ गया 2.01। ओके, दूसरी चीज़ जो आपने इसमें करनी थी वो क्या कि लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.01 सेंटीमीटर के। ठीक है, ओके, 0.1 सेंटीमीटर आपके पास लीस्ट काउंट आ गया। स्केल का जो एक्यूरेसी थी स्टॉपवॉच की, यानी लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच इज़ 0.1 सेकेंड। ओके, मैं अब यहाँ पर जो चीज़ें मैंने फाइंड करनी है उनका डेटा तो मैंने तकरीबन लिख लिया। अब मैं G की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ और फिर अनसर्टेनिटी फाइंड करूँगा। टाइम पीरियड मैं जानता हूँ, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है। टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई √L/G के। ठीक है, L/G टाइम पीरियड है। अब चूंकि उन्होंने मुझे ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ G, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ G, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ G, तो इसका मतलब मैंने G की वैल्यू फाइंड करनी है। तो G की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इस फार्मूले को ज़रा सा बैलेंस करना पड़ेगा। G अंडर रूट के अंदर है, जिस चीज़ को मैंने फाइंड करना होता है वो इक्वल के एक तरफ होनी चाहिए और अकेली होनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग स्केयर फ्रॉम बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ से स्केयर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा T², यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई² और यहाँ पर हो जाएगा L/G, बिकॉज जब मैं स्केयर लूँगा तो स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, G यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई² L/T², T जाहिर है T² वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। चूँकि मुझे G की वैल्यू फाइंड करनी थी, लिहाजा मैंने G को सेपरेट करना था, तो फार्मूले में से मैंने G की वैल्यू को सेपरेट कर लिया। बस अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूँगा। G इज़ इक्वल्स टू 4 की वैल्यू 4 होती है, पाई², यस पाई² ही रहेगा। L याद रहे, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब कभी आप फार्मूले में पुट करते हैं हमेशा SI यूनिट ही पुट करते हैं। हुई थी ना हमारी बात। तो सिंपल आप यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए और नीचे टाइम पीरियड में, जो कि देखो कैपिटल T से मुराद यही तो SI यूनिट है। कैपिटल T से मुराद टाइम पीरियड होता है और वो 1 वाइब्रेशन का होना चाहिए। हमारे पास 20 वाइब्रेशन का था, वो स्मॉल t था, तो हमने 20 से डिवाइड कर 1 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकाल लिया, जो कि है 2.01 और 2.01। लेकिन फार्मूले में चूँकि T का स्क्वायर है, यहाँ पर देखो T का स्क्वायर है ना, है ना, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर ले लेंगे हम, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, तो अब आपके पास G की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेटर से 4 पाई लिख सकते हैं आप, या 3.22/7 भी लिख सकते हैं, या 3.142 लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो लिख सकते हैं। बहरहाल सिंपल ऊपर वाली वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 39.4384 39.4384 आ जाएगा, 84। और जबकि नीचे 2.01 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 4.04 आ जाएगा, 4.04। सिंपली अब आपने इसको डिवाइड करना है और आपके पास G की वैल्यू आ जाएगी। और G की वैल्यू क्या आ रही है, 9.76 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। याद रहे G से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन चाहे ग्रेविटी का हो या आम ऑब्जेक्ट का, यूनिट्स वही रहेंगे, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपके सवाल का एक हिस्सा। उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ G, आपने G की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है।
ओके, अब उन्होंने कहा है जी अनसर्टेनिटी भी फाइंड कीजिए। ये ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसकी वजह ये है कि अनसर्टेनिटी के लिए, चूँकि आपका फाइनल आंसर देखना होता है, हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए, अगर आपको लेक्चर याद नहीं है ज़रा सा पीछे चले जाएं अनसर्टेनिटी के लेक्चर में और वहाँ पर देख लें कि अनसर्टेनिटी फाइंड करने के तरीके हैं। अगर आप प्लस माइनस करने पर आपके पास आंसर आ रहा है तो सिंपली आप लीस्ट काउंट्स को ऐड करेंगे, लेकिन अगर आपका आंसर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर आ रहा है तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे। चूँकि जी की वैल्यू, अब देखो मैं इस फार्मूले को ब्लॉक कर रहा हूँ जो मुझे ये आंसर दे रहा था, ठीक है। तो असल में जो आंसर मुझे मिल रहा है वो इस फार्मूले के तहत मिल रहा है, और इस फार्मूले में आप नोटिस करेंगे कि रकमें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं। लिहाजा चूँकि रकमें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं तो मुझे अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ किस किस की फाइंड करनी पड़ेंगी? हर उस रकम की जिसका लीस्ट काउंट मौजूद है। लीस्ट काउंट किन किन का मौजूद है? अगर आपको याद हो, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। लीस्ट काउंट मौजूद है मीटर स्केल का, यानी लेंथ का लीस्ट काउंट मौजूद है। अगर आप नोटिस करें, मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था 0.1 सेंटीमीटर। और दूसरा स्टॉप वॉच की जो लीस्ट काउंट है वो भी मौजूद है, जो कि है 0.1 सेकेंड। तो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ फाइंड करनी पड़ेंगी इन दोनों की, यानी मैं फाइंड कर रहा हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेता हूँ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। अरे लेंथ में क्यों फाइंड कर रहे हैं प्यारे बच्चों? लेंथ में इस वजह से फाइंड कर रहे हैं, हमने हर उस वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है जिसका लीस्ट काउंट मौजूद है। तो चूंकि लीस्ट काउंट मौजूद है लेंथ का, हमने लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। क्या फार्मूला है? लीस्ट काउंट 0.1। लेंथ का लीस्ट काउंट क्या था? लेंथ का लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर, है ना। असल में जो गिवन था वो 1 मिलीमीटर था, उसमें मैंने कन्वर्ट कर लिया 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है स्केल का, और उस स्केल से आपने लेंथ कितनी मैयर की? उससे आपने लेंथ मैयर की थी 100 सेंटीमीटर। ये रे, तो आप 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? परसेंटेज के लिए, है ना। परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपने सिंपली उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो आपके पास परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है तकरीबन 0.1%। ठीक है। हाँ, सवाल ये आ सकता है कि हमने, चूँकि मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा जब भी पुट करते हैं ऐसा यूनिट्स पुट करते हैं, तो हमने 1 मीटर क्यों नहीं पुट किया, 100 सेंटीमीटर क्यों पुट किया? अरे सिंपल सी बात है, देखो परसेंटेज के लिए हमने डेटा में वो रकमें पुट करनी होती हैं जिनके यूनिट्स कैंसिल हो जाए। मिसाल के तौर पर 0.1 सेंटीमीटर था, और अब इसके नीचे जो मैंने लिखना था वो भी सेंटीमीटर ही में होना चाहिए, और वो था 100 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 0.1%। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर मीटर लिखते तो फिर कैंसिल कैसे करते? आप तो फंस जाते, है ना। तो या तो आपका लीस्ट काउंट भी मीटर में हो तो आप 1 मीटर लिख लेंगे, लेकिन अगर आपका लीस्ट काउंट ही सेंटीमीटर में है तो फिर कोशिश करें कि सेंटीमीटर ही लिख लें। ओके, और किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, जल्दी बताएं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी
किस किस की फाइंड करनी है जल्दी बताएं। अरे टाइम की फाइंड करेंगे ना। टाइम की क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट भी मौजूद है। हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी हर उस वैल्यू की फाइंड करनी है जिसका लीस्ट काउंट मौजूद है। तो अगर आपको याद हो, देखो स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है इट इज़ 0.1। ठीक है, तो हमारे पास इसका लीस्ट काउंट 0.1 था डिवाइडेड बाय, अच्छा उस लीस्ट काउंट से आपने वैल्यू कितनी मैयर की थी? वैल्यू मैयर की थी 40.2 सेकेंड्स। ठीक है, 40.2 सेकेंड्स आपने मैयर की थी, जिसको हमने बाद में कन्वर्ट किया था 2.01, है ना। तो 40.02 40.2 ये आपने मैयर यानी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय उस लीस्ट काउंट से मैयर की गई वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ओके। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आना चाहिए आपके पास? आपके पास आंसर आना चाहिए 0.25। 0.25 ओके, 0.25%। ठीक है, अच्छा जी, दो ही वैल्यूज़ के लीस्ट काउंट मौजूद थे और वो ही मैंने उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर दी। हाँ, मैं तीसरी वैल्यू की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करता, लेकिन कब फाइंड करता? अगर उसका लीस्ट काउंट मौजूद होता। तो हमने डेटा में जिन जिन वैल्यूज़ के लीस्ट काउंट मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होती है। तो टोटल कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो गई? टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये हो गई 0.1% प्लस 0.25%। देखो मेरे पास ये दोनों परसेंटेज आ गई। लेकिन अभी आपने थोड़ा सा रुकना है। याद रहे ये लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, लेंथ की, और ये टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अच्छा, इससे पहले कि आप इन्हें प्लस करें, फार्मूले में देखें जिसने आपको जी की वैल्यू दी, क्या इसमें उनकी पावर तो नहीं है? मिसाल के तौर पर जी की वैल्यू हमें इस फार्मूले से मिली, तो एल की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, टी की पावर क्या है? टी की पावर है 2, आपको नज़र आ रही होगी टी की पावर 2, तो आप यहाँ पर टी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो अगर आपको ये बातें याद नहीं है मेरी, तो अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ बात को सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर जो जी आपने फाइंड करना है उस फार्मूले को लॉक कर लीजिए, आपने उसी को आगे बढ़ाना है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, क्यों? क्योंकि आपको जी की वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर मिली। तो आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली हर उस वैल्यू की जिसका लीस्ट काउंट मौजूद था। तो हमने दोनों रकमों का लीस्ट काउंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली। फिर इससे पहले कि इन्हें प्लस करते हमने ये देखना होता है कि फार्मूले में लेंथ की कोई पावर तो नहीं है। तो लेंथ की पावर 1 थी, हमने 1 लिखी। फिर देखा टी की कोई पावर तो नहीं है, टी की पावर 2 थी, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो चूँकि 0.1% तो यही रहेगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0.25 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5%। ठीक है, ओके, सिंपल। अब आप इसे प्लस कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 0.6%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जी की वैल्यू आपके पास जो आई थी, कितनी आई थी चेक कर लेते हैं ऊपर। जी की वैल्यू आई थी 9.76 9.76 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर
और उसमें गलती के चांसेस कितने हैं, अनसर्टेनिटी है उसकी 0.6%। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हमें 0.6% नहीं चाहिए, हमें बताइए कितने मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर गलती के चांसेस हैं, तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज हमें नहीं चाहिए। 0.6 परसेंटेज के साइन को कैसे ख़त्म करते हैं, इसको डिवाइड कीजिए 100 से। जैसे ही आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, 0.6% गलती है किसमें, इस आंसर में, तो इसका निकाल रहे हैं आप 0.6%, तो इसे ही मल्टीप्लाई करें 9.76 को। जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। यानी अब जी की वैल्यू आई है 9.76, बट प्लस माइनस के साथ 0.06 लिखना था, 0.06 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं आई कोई बात नहीं, अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक देख लीजिए, फिर भी ना समझ आए कोई बात नहीं, मैं मौजूद हूँ। कमेंट्स में लिखिए, सिर्फ लिखेंगे और आप मेरा रिस्पांस देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको फिर से समझाऊंगा, कोई मसला नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और बच्चों को भी फ़ायदा हो, समझने में आसानी हो जाए और मेरी हौसला अफजाई हो। तो यहाँ तक रोक रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में बाकी जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उनको भी कवर कर लेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।